खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। बिहार चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, नाम से नहीं लेकिन बयानों से, इरादों से और इशारों में। पटना के गांधी मैदान से तेजस्वी यादव का ऐलान, सरकार बनाओ जो चाहे ले लो, संसद का कानून कूड़ेदान में फेंक दो। बीजेपी ने सीधे पूछा कि क्या बिहार शरिया से चलेगा या संविधान से, और साथ में आज एक कदम आगे बढ़कर यह भी जोड़ दिया कि पाकिस्तान का नाम यानी तेजस्वी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की कॉपी कर रहे हैं। यह बात आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। अब आरजेडी ने पलटवार किया और यह भी कहा कि बीजेपी हर बार पाकिस्तान लाकर असली मुद्दों से भागती है। लेकिन इस सब वार पलटवार के बीच जो सवाल है वो बहुत बड़ा है कि क्या बिहार की सियासत अब दिल्ली की संसद से नहीं लाहौर के नैरेटिव से चलेगी? क्या तेजस्वी की चुनावी फतवा पॉलिटिक्स संविधान के खिलाफ सीधी बगावत है? आज की बहस सिर्फ चुनावी वादों की नहीं, ये लड़ाई है संविधान बनाम शरिया और भारत बनाम पाकिस्तान के विचार की। आज इसी पर बहस करेंगे, चर्चा होगी और कई मुद्दे उठेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा वो बयान और उसकी हकीकत देखते हैं। उसके बाद एक और बयान लालू प्रसाद यादव जो वायरल हो रहा है ना, जरा वो बयान भी आज सुनेंगे और उसके बाद हम चर्चा पर आएंगे। पढ़ाई संविधान की, लड़ाई लोकतंत्र की। कब तक हमारा बिहार जो है ठगा जाएगा? बिहार का युवा नौकरी चाहता है, इस सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है। कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हैं। कहानी एक प्रयास की जिसमें ये भारत को एक इस्लामिक मुल्क बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। इनकी सोच इतनी जहरीली है कि ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ये नमाजवादी लोग, इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अपने देश में विभिन्न प्रदेशों में बिहार नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? हां, यह जरूर है, शरिया वाले पाकिस्तान जाना चाहे तो जा सकते हैं। इस देश का एक चरित्र है, उसमें समाजवाद भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है। उसमें नमाज भी होगी, पूजा भी होगी, अरदास भी होगी और चर्च में प्रेयर भी होगा। आपको दिक्कत है तो अपना ठिकाना कहीं और ढूंढिए। तेजस्वी प्रसाद हों या विरोधी दल के जितने भी लोग हों, ये सभी लोग माइनॉरिटी के वोट के लिए काम कर रहे हैं, बोलते हैं। वक्फ बोर्ड का, वक्फ का वोट कानून का जहाँ तक सवाल है, ये न किसी धर्म के विरुद्ध है और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध है। अगर इसके विरोध लोग करते हैं तो वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और वो खुद कर रहे हैं, हिंदुत्व का झंडा वो लेके चल रहे हैं। मुसलमानों की दाढ़ी टोपी से उनको दिक्कत है, मुसलमानों के वक्त के मिल्कियत से उनको दिक्कत हो रही है, अजान से उनको परेशानी हो रही है। तो हिंदुत्व को स्थापित वो करना चाह रहे हैं और शरिया का कानून कहाँ से ला रहा है? कौन ला रहा है शरिया का कानून? वो भाजपा बोल रही है जिसके यहाँ एक आदमी मुस्लिम नहीं है, मुसलमानों के हित में जो कुछ नहीं कर सकता है। दावे से कहता हूँ, भाजपा के किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं कि हमारे संविधान को छू ले। जो समाजवाद है, जो हमने उसमें स्पष्ट परिभाषित किया है धर्मनिरपेक्ष, आप हाथ तो बढ़ा सकते हो पर आपके हाथ बहुत छोटे, वहां तक पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस मंसूबे को भूल रही है।
तो पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, लेकिन इन सब के बीच में लालू प्रसाद यादव का वो संसद में दिया गया बयान काफी ज्यादा अहम है। अब बात तो होती है ना कि इतिहास को भुला दो, इतिहास पर बात मत करो, लेकिन जब आप ही की पार्टी के नेता सर्वे सर्वा, जिनको कि अब फिर से एक बार अध्यक्ष चुना ही जाने वाला है लालू प्रसाद यादव को, उनके बयान पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलेंगे क्या? क्योंकि चुनाव है। क्या भुला दिया गया है वो बयान? जब गरीब किसान उनकी बात की जाती थी, जिनकी जमीन हड़पी गई है वक्फ के नाम पर, उन सब की बात अब नहीं होगी क्या? गरीब मुसलमानों की बात नहीं होगी? ये बात तो लालू प्रसाद यादव खुद ही करते रहे हैं। चलिए जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, जो कि पक्ष रखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, समर्थक कांग्रेस पार्टी के हैं। अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ उत्पल वल्लभ जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। लेकिन मैं पहले जरा स्टूडियो से ही शुरुआत करती हूँ। दुष्यंत नागर जी, पाकिस्तान की एंट्री हो गई है और यही जी कहीं ना कहीं एंट्री जो है महाराष्ट्र के चुनाव में हुई थी, उसके बाद तो पता चल ही गया कि वोटर्स ने क्या सोचा था। बिहार में भी कुछ वैसा ही हो गया है। देखिए जी, आरपी सिंह जी की पार्टी और इनका पूरा जो तंत्र है, बिना पाकिस्तान की चर्चा किए हुए इनका कोई चुनाव बनता ही नहीं है। क्योंकि जब तक बंटवारा ना करें तो इनको अपने वोट बैंक के को कंसोलिडेट करने के लिए ये करना पड़ता है। लेकिन लालू जी की बात आप कर रहे हैं, कल से मीडिया में ये चर्चा हो रही है, जो लालू जी ने संसद के अंदर भाषण दिया था, तो उसके ऊपर किसी को ऐतराज कहाँ है? किसने कहा कि लालू जी ने गलत कहा, या जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनका रक्षण नहीं होना चाहिए, उनको संभाला नहीं जाना चाहिए, वो उनका सही से कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उनकी देखरेख नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। तो इसको जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि लालू जी ने अलग कहा और अब तेजस्वी जी अलग दूसरी लाइन ले रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा निवेदन करूं दुष्यंत जी, बड़ा करिए भाई साहब, छोटे से काम नहीं चलने वाला। बिहार बड़ा राज्य है, बड़ा चुनाव है। एक बार वीडियो द्वारा चला दीजिए। हाँ चलवा दीजिए, चलवाइए। क्या उसमें गलत कहा है लालू जी ने? कमाल होगी, मतलब देख कर भी अब नहीं बताइए। नहीं जी, चलाइए साहब, मैं निवेदन आपसे कर रहा हूँ। उन्होंने उस वीडियो में लालू जी ने कौन सी ऐसी बात कह दी कि जिससे मतलब जो है आप उसको अलग परिप्रेक्ष्य में पेश कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई भूमाफिया भूमि के ऊपर कब्जा कर रहा वक्फ की पे, तो उसको रोका जाना चाहिए। क्या गलत है? ये नहीं रोका जाना चाहिए। तो उसी के लिए तो लाए हैं। अरे कहा उसके लिए नहीं है, फिर सरकारी नियंत्रण में लाने के लिए वक्फ का कानून संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? बता दीजिए। आप बात कर रहे हैं, आपने जिस प्रकार से सरकारी दखलंदाजी को, हस्तक्षेप को, प्रतिनिधित्व को उसमें बैकडोर से प्रवेश दिलाया है, उसका मतलब यही है। ये तो किसी ने नहीं कहा, उत्पल वल्लभ जी, ऑपोजिशन से किसी ने नहीं कहा कि आप उनकी आप वक्फ की संपत्तियों को जिनकी पार्टी भूमाफियाओं से मत लीजिए, बिल्कुल लीजिए भूमाफियाओं से वापस। पूछते हैं ना, रुकिए उत्पल वल्लभ जी, लालू जी का पुराना बयान और तेजस्वी जी का नया बयान, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। लालू जी खुद उन पीड़ितों की बात कर रहे हैं जो वक्फ की तरफ से जो हड़पी जा रही थी जमीनें, जिनकी गरीबों की, गरीब किसानों की, गरीब मुसलमानों की, उनकी वकालत कर रहे हैं। वो उन जिनकी जमीन हड़पी गई है उनको न्याय दिलाने के लिए। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वक्फ का कानून ही खत्म कर दो। अब इसीलिए पाकिस्तान की एंट्री हो गई है अब। उत्पल जी, तो ये अंतर क्यों आ गया है तेजस्वी जी की सोच में और लालू जी की सोच में? अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। आप सुन पा रही हैं? आ रही है आवाज। हाँ, जब मैं छोटा था तो एक कहानी सुनता था। हाँ। वो कहानी ये था कि दो बिल्लियां रोटी की लड़ाई में कि ज्यादा इसको मिल गया कम इसको मिल गया, उसमें एक बंदर को ले आया, समझी? अब वो बंदर बंटवारे के चक्कर में अभी बराबर नहीं हुआ, इधर से एक रोटी खाए, फिर बंटवारे के चक्कर में इधर से एक रोटी खाए और बिल्लियों की सारी हक निगल गई। समझे? समझ में कुछ आ रहा है? तो ये लोग, आपको नहीं समझ में आया ना? तो ये जो वक्फ, हाँ सुनिए, जो वक्फ कानून में, कानून पहले भी था, ऐसा नहीं है कि आप कानून कोई पहली बार कानून लेके आए हैं, पहले भी वक्फ का कानून था।
और संशोधित कानून था, संशोधन भी हुआ है उसमें। लेकिन ये जो वक्फ के कानून रहते हुए भी आज भी बहुत चीज का कानून है, बहुत विषय पे कानून बना हुआ है, बावजूद इसके कुछ घटनाएं घटती है तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है और सुधार होते रहे। इसीलिए तो संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं अभी तक। लेकिन आप उस कानून जो पहले था ही, तो अब जो नए कानून ला रहे हैं तो उसमें आपका जो नियत है, जो नीति है और जो आपका इतिहास है, आपका इन डिफेंस की मैं सरकार की बोल रहा हूं, जो इतिहास है सरकार का, जैसे वो कृषि कानून लाए, कृषकों को समझ में नहीं आती है, कृषकों को आज तक विश्वास में नहीं ले पाए। पता नहीं इतना नादान इस देश के कृषक है, जो अन्नदाता है, जो सबका पेट भरते हैं एक माँ के तरह, इनको आप इतना नादान और बुद्धिहीन समझते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं। उसी तरह से इस देश की अकलियत समाज, जो मुसलमान समाज है, जिनके पूर्वजों ने वक्फ की जमीन डोनेट की है, जिनके पूर्वजों की जमीन है, उनको आप इतना बेवकूफ या नादान समझते हैं, उनको आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं। ये और सबसे ज्यादा समझदार आप ही हैं। ये जो है ना भ्रम की जो बीमारी आपको हो गई है, ये सब जानते हैं कि आप वक्फ के कानून पे सरकारी इस तरह के कानून बना करके अपने एजेंटों को बैठा करके और उनके जो संपत्ति है उस पे आपकी नजर है, वो अडानी अंबानी को हवाले करने वाले हैं आप। जिस तरह से आपने रेल बेच दिया, जिस तरह से आपने वेल बेच दिया, हवाई जहाजें बेच दी, सब बेच दिया, अपने मित्रों के नाम कर दिया, उसी तरह से आप वक्फ की जमीनें भी उनको अपने मित्रों के हवाले करने के लिए इस तरह का आप षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि देश में सबसे बड़ी तीसरी बड़ी जो अचल संपत्ति वक्फ के पास है और उसमें भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो अभी वहां भी आपकी सरकार है, आप सबसे पहले शुरू करेंगे और सारे वक्फ के जमीनों को अपने जो है उसके हवाले करेंगे। ये इस देश की अकलियत को समझ में आ गया है, इसलिए वो सड़क आए हैं, इसलिए वो मीटिंग कर रहे हैं। आरपी सिंह जी, ये तो बेसिक सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, इसमें पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया फिर? बिना पाकिस्तान का तो इनका कुछ होता नहीं है। हाँ ठीक है, जवाब लेते हैं आरपी सिंह जी। कल वहां पर जो परसों रैली हुई वहां पर, जिसमें तेजस्वी यादव थे वहां पर मंच पर, बाकी और आरजेडी के नेता थे, पता नहीं आप थे नहीं थे वहां पर तो शरीयत की बात की गई थी, वहां तो शरीयत लागू करने की बात की गई थी। तो भारत में तो शरीयत लागू होता नहीं, ना सऊदी अरेबिया में उस ढंग से शरीयत लागू होता है, ना और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश। अच्छी बात है, कहीं शरीयत की बात नहीं हुई है। पहली बात मैं आपको वीडियो सुना देता हूँ, लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। आपने कहा तो मुझे, क्या तेजस्वी जी ने शरीयत की बात की है? और ना ही हिंदू राष्ट्र की बात हुई है। ये शरीयत की बात तो होनी नहीं थी वहां पर। सारे आप लोग करते हैं, ये धार्मिक फसाद आप करते हैं, क्योंकि बिना धार्मिक फसाद का आपका कोई काम ही नहीं चलता है। और भी चुनाव हो और बिना इस तरह के धर्म विवादित बयान और धर्म से जुड़े इस तरह के अनवांटेड मुद्दे जो जिससे जनता का न भूख मिटता हो, न रोजगार आप मिलता हो, न वो किसानों को न्याय मिलता हो, न वो महिलाओं को न्याय मिलता हो। अब जवाब भी सुनते हैं, जवाब सुनते हैं ना, आपने बोल दिया, अब जवाब सुनते हैं। अपने 20 साल के नाकामी को छुपाने के लिए उत्पल जी आपने अपना पॉइंट रख दिया, भाई सुनिए। उत्पल जी वही सेम बात बोल रहे हैं आप लगातार। अब रुकिए, कुछ नहीं रह गया है। ठीक है उत्पल जी अपनी बारी में बोलिएगा। अब उनका जवाब सुनते हैं, बीच में नहीं, सब मैंने अपनी बारी में बोलेंगे। आपको टोका नहीं, मेरा निवेदन है, अगर आपको कुछ और कहना कह लीजिए, पेट के जितने उबाल निकाल लीजिए सबके से, फिर बोलिएगा मत बीच में टोक, मैं फिर ऊंचा बोलूंगा, दिक्कत होगी आपको, समझे नहीं। और एक अनुरोध है कि अपने नेता नरेंद्र मोदी जी की तरह संसदीय शब्द बोलूंगा, असत्य ना बोलिएगा। बहुत बड़ी बात कही है, बोलिए जी, बोलो। आपके नेता संसदीय शब्द बोलते हैं कि ये किसी के बाप की जमीन नहीं है, वो संसदीय शब्द है क्या? बाप की जमीन नहीं है, हैं? उनके नहीं, वो संसदीय शब्द है। सर अपनी बारी में बोलेंगे उत्पल जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है ना। उत्पल जी म्यूट कीजिए इनको, ऐसे डिबेट नहीं होती है उत्पल जी। फिर सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, उन्हीं की आवाज जाएगी, बाकी किसी की आवाज नहीं जाती है, ये रूल है प्रोग्राम का। अब आरपी सिंह जी की बारी है, मैंने उनको मौका देना है। जब तेजस्वी यादव वहां बोलते हैं कि ये किसी बाप का देश नहीं है, तो वो किसकी भाषा बोलते हैं? वो कौन सी संस्कृति है? वो कौन से परिवार की भाषा है?
असल में क्या है कि बाप बेटे का ही खेल है सारा, परंतु जो मूल बात पे आते हैं कि इन लोग का कौन सी वहाँ पे भाषण दिए गए, सुन लीजिए बात है। सुन लिया आपने? ये तेजस्वी जी की आवाज है क्या? क्यों वो तेजस्वी वही बैठे हैं मंच पे? सर आपने नहीं, मैंने नहीं कहा तेजस्वी यादव का, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा वहां पर शरीयत की कौन, नहीं रिकॉर्ड किया हुआ बयान है। भाजपाई षड्यंत्रकारी लोग इस तरह के बहुत सारे वीडियो तक बनाते हैं। अरे सर, भाजपा के दफ्तर में नहीं, ये तो मंच का वीडियो है जो वायरल है। मंच का नहीं, ये तो मंच का वीडियो है। अरे दुष्यंत जी कमाल हो गया, आप ये लो। नहीं, तेजस्वी जी की आवाज ही नहीं है सर, मैं पहचानता हूं तेजस्वी जी की आवाज को। अरे क्या कि ये क्या कि इनको जो है शीशा देखते हुए भी आवाज को शीशा आदरणीय तेजस्वी यादव जी की आवाज बताएंगे सर, ऐसे कैसे हो जाएगा? तेजस्वी जी की आवाज नहीं है ये, स्पष्ट प्रतीत हो रहा है तेजस्वी जी की आवाज नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, अमित मालवीय ने ये वीडियो ट्वीट किया था। ये अमित मालवीय ने ट्वीट किया है वीडियो, मंच का है जिसमें शरीयत कानून को लागू करने की बात चल रही है। ये वो वीडियो है, सभी लोग देख चुके हैं इसको। तो वो शरीयत का मंच था, वहां से शरीयत की बात हो रही थी। इस देश में संविधान की बात हो रही है, जो नमाज की बात हो रही है। इस देश में संविधान चलेगा, शरीयत चलेगी, बता दीजिए एक बार, इस देश में क्या चलाओगे आप? आपको ट्रिपल तलाक ठीक नहीं लगता था, आपको ट्रिपल तलाक ठीक नहीं लगता था, आपको जमीनें अच्छी लगती है क्योंकि आपके तेजस्वी यादव, लालू यादव ने जमीनें हड़पी है गरीब लोगों की, आपके नेताओं ने गरीब लोगों की जमीनें हड़पी है, आप भूल रहे हैं। और ये सारे नौकरी के एवज में आपने गरीब लोगों की जमीनें हड़पी है, इसलिए आप जमीन हड़पने वालों के साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं जो जमीनें हड़पना चाहते हैं, जो जमीनें हड़पना चाहते हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, देश के लिए आप ये बता दीजिए। अच्छा चलिए, बिहार के अंदर देखिए क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। मेरे ख्याल से वल्लभ जी, देश के लिए तो संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। एक मिनट सुनिए ना, सुनिए। अरे सुनिए भाई वल्लभ जी, देखिए नहीं। अच्छा, उस मंच पे कहीं रोजगार की बात हुई, उस मंच पे विकास की बात हुई कहीं पर? उस मंच से कहीं एक बार भी रोजगार की बात करी क्या आपके नेताओं ने? क्यों नहीं करी तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात? नहीं आया है आपके तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ मन की बात करने और मन की बात सुनने नहीं आया है। असल में क्या ये आपका डिबेट का स्टाइल नहीं है जी। जनता की बात कीजिए। मैं एक बार फिर से बहुत ही पोलाइटली कह रही हूँ, उसके बाद जब मैं एक सेकंड मैं बहुत पोलाइटली एक बात कह रही हूँ, सुन लीजिए कान खोल करके उत्पल वल्लभ जी, कि ये शो किसी एक प्रवक्ता को पूरा 1 घंटा मौका देने के लिए नहीं बनाया है मैंने। हर किसी को बोलने का यहाँ अवसर मिलता है, सब अपनी अपनी बारी में बोलते हैं। इस तरह से उजड़ तरीके से मैं ये डिबेट नहीं करती हूँ, बहुत ही सभ्य तरीके से डिबेट होती है और सब अपनी बात कंटेंट के साथ, रिसर्च के साथ रखते हैं। इस तरह चीखने चिल्लाने से, मुझ पर आरोप लगाने से वल्लभ जी कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से मुद्दे पर बात करते हैं और अपनी बारी में बात करते हैं। जैसे ही कोई और प्रवक्ता बोलते हैं आप उनके बीच में बोलेंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। अनुप्रिया जी इतनी देर से शांत है, उनके पास में एक बार भी नहीं गई हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। अनुप्रिया जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये ठीक नहीं, मैंने तो एक बार ही टोका इनको, ये हर बार टोकेंगे, फिर ये अगली बार बोल नहीं पाएंगे। अब जो भी टोकेगा उसकी आवाज म्यूट होगी, ये रूल है प्रोग्राम का। जिसको बुरा लगे, अच्छा लगे, दिस इज अ रूल। क्योंकि मैं सभ्य तरीके से डिबेट करती हूं, इस तरीके से हो हल्ला मचा करके किसी दर्शक को पसंद नहीं आता है कि हम डिबेट करें। और उत्पल जी, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि आपके बीच में कोई बोले तो। आरपी सिंह जी, कंप्लीट कीजिए। मैं जो बात कह रहा था, उस मंच से शरीयत की बात की जा रही थी, उस मंच पर संविधान की बात नहीं की जा रही थी। उस मंच पे यह कहा जा रहा था कि यह देश किसी बाप का नहीं है, वक्फ को हम कूड़े की टोकरी में फेंक दें। जो संविधान पार्लियामेंट ने पास किया उसको कूड़े की टोकरी में फेंक देंगे। जिस संविधान पर सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रहा है उसको कूड़े की टोकरी में फेंक देंगे। ये है इनकी संविधान के प्रति श्रद्धा। और दूसरी बात, ये कौन से लोग संविधान की बात करते हैं जो बाबा साहब जी के चित्र को अपने पैरों पर रखते हैं? लालू यादव जी अपने पैरों पर रखते हैं उनके चित्र को। ये बात करेंगे जिस बाबा साहब को आज देश देवता मानता है, उसको उनके चित्र को अपने पैरों में रखते हैं, अपने पैरों में रोनते हैं, उस प्रकार की बात करते हैं लोग। अब जवाब दीजिए उत्पल जी, अब आपकी आवाज जाएगी, इतनी देर से नहीं जा रही थी। अब आप जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है।
आपने बाबा साहब के चित्र को पैरों में रखा नहीं रखा आपके नेता ने, इसलिए ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है। ये देख लीजिए आपके नेता ने बाबा साहब के चित्र को कहाँ रखा, ये बता दीजिए। आप बाबा साहब की बात करते हैं और शरीयत की बात तो मैं करूंगा, क्योंकि आप ट्रिपल तलाक के भी खिलाफ थे, आप ट्रिपल तलाक के भी खिलाफ थे। अब सब एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं, सब एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, हो गया, ठीक है। अनुप्रिया जी, अब सवाल यही है कि देश में और बिहार में खासकर चुनाव में रोजगार की बात होनी चाहिए थी, क्या विजन है उसकी बात होनी चाहिए थी, लेकिन अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है चुनाव, सीधे पाकिस्तान, शरिया, बिहार की जनता इनको रोजगार। अरे सर, हर चीज पर आप ही बोलोगे क्या? हर चीज पर आप ही बोलोगे क्या उत्पल जी? हर चीज पर आप बोलोगे? बात करेगी अनुप्रिया जी। रीमा जी, देखिए, जिस तरह से विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी मंच पर चढ़ करके, जो कि मंच उनके पार्टी का कार्यक्रम था नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का कार्यक्रम बना लिया और उसमें से जिस तरह की बातें कही, मुझे लगता है कि इतने तो वो शिक्षित हैं और इतने जानकार हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। उनको पता है कि यह जो मामला है यह सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय के समक्ष है। तो इस तरह की बातें कह करके सिंपैथी वोट लेने का प्रयास करने से अच्छा है कि जहां उचित मंच मिला था, मैं जेपीसी की बात कर रही हूँ, क्योंकि जेपीसी में तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया गया और कहा गया अपनी अपनी बातों को रखा गया। उसमें सभी दल, कांग्रेस ने भी, हम आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमान सक्सेना जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, दिल्ली सरकार के गृह मंत्री श्री आशीष सूद जी, गोविंद मोहन जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री तपन कुमार डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री धर्मेंद्र जी, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार, और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का मैं आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज दो कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। एक तो ये सभागार के अंदर बैठकर हम एक साल में तीनों नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में क्या क्या चीजें हुई हैं इसकी जानकारी हासिल करेंगे, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, नीचे एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। मैं हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार के गृह सचिव और उनकी टीम को, क्योंकि ये प्रदर्शनी को जब नरेंद्र मोदी जी ने चंडीगढ़ में देखा, उन्होंने वहीं पर गोविंद मोहन जी को सूचना दी थी कि उसको हर राज्य में लगाकर राज्य के पत्रकार बंधु, पुलिस के सारे सीनियर ऑफिसर, बार एसोसिएशन के सभी प्रमुख वकील साहिबान, न्याय के काम में जुड़े हुए सभी जुडिशियल ऑफिसर और विशेषकर स्कूल और कॉलेज के बच्चे इसको बहुत डिटेल तरीके से देखें, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि ये कानून जब बने तब पूरी प्रोसीजर में मैं पहले दिन से लेकर पार्लियामेंट में पारित होने तक इन्वॉल्व रहा हूं। इस कानून को पुस्तक में पढ़ना, इस कानून के सर्कुलर्स का अध्ययन करना, इससे इस कानून की उपयोगिता को आप जान ही नहीं पाएंगे। मैंने भी जब चंडीगढ़ में पहली बार ये प्रदर्शनी को देखा, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जो मेहनत हुई है, जो परिणाम आने वाला है,
समाज को, देश को और विशेषकर देश की संविधान की सबसे छोटी इकाई भारत के नागरिक को जो फायदा होने वाला है, इसका इतना अद्भुत वर्णन प्रैक्टिकली कोई कर नहीं सकता। इसलिए मैं गोविंद मोहन जी और उनकी पूरी टीम को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं आग्रह करता हूं उपराज्यपाल महोदय और बहन रेखा गुप्ता से, दिल्ली सरकार की पूरी टीम से, कि आप भी दिल्ली में 6 तारीख तक ये प्रदर्शनी है, जरूरत पड़े अगर हॉल की सुविधा हो तो थोड़ा बढ़ा कर भी कम से कम किशोर और युवा इसको देख ले कि आने वाला भविष्य इनका कितना सुरक्षित हुआ है। दिल्ली के सभी पत्रकार बंधु देख ले, जिसे कहीं पर भी लिपापोती होती है तो जागरूकता से वो लिख सके। सीनियर पुलिस ऑफिसर भी इसको एक बार देख ले कि कितने चेक एंड बैलेंस है, जरा भी गोताही करी तो पकड़े जाएंगे। और सारे न्याय के काम के साथ जुड़े हुए वकील और जुडिशियल ऑफिसर को भी इसको देखे, इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये कानून एक प्रकार से आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, आपराधिक न्याय प्रणाली को आमूलचूर रूप से बदलने वाला है। जब आमूलचूर रूप से इसमें परिवर्तन आने वाला है तो इसका मतलब क्या है? हमारी न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि न्याय मिलेगा इसको, किसी को कब मिलेगा इसका किसी को विश्वास ही नहीं था। और कई हिंदी फिल्मों में एक बड़ा तकिया कलाम हो गया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं भारत के सभी नागरिकों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि लगभग 3 साल लगेंगे पूर्ण इसका क्रियान्वयन होने में। जुडिशरी, जेल, एफएसएल, पुलिस, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन, ये पूरी प्रणाली को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करने में ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेंगे। मगर इसके बाद में मैं विश्वास से कहता हूं कि किसी भी एफआईआर देश के किसी भी कोने में कर लीजिए, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक आपको न्याय मिल जाएगा, ये सुनिश्चित कर लिया। अब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा कि इसमें पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी, जो 3 महत्वपूर्ण अंग है नागरिक को न्याय दिलाने के, वो तीनों अंगों में कई जगह पे समय मर्यादा से उनको बांध लिया गया है। 90 दिन में जांच पूरी ही करना है, फिर चार्जशीट करने का समय तय है, फिर चार्ज फ्रेम करने का समय तय है, जजमेंट देने का भी समय तय है। और सारी चीजें ऑनलाइन होने के कारण एफएसएल में एफएसएल का बिल नहीं चुकता किया है, रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, जज साहब का, वकील साहब का ओपिनियन ने, कोई चीज कहीं पर छूट न जाए इसकी चिंता करी है। तो न्याय समय पर मिलना ही मिलना है। इसके साथ साथ जो गलत प्रकार की शंकाओं के आधार पर गुनाह कर बचकर निकल जाते थे, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग किया है कि कहीं पर भी किसी को बचकर निकलने की संभावना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नई आपराधिक न्याय प्रणाली लागू होने के बाद सजा कराने का दर हमारे देश का बहुत नीचे है। अभी विश्व के कुछ देशों के कंपैरिजन में, तुलना में, वो उनसे भी आगे पहुंचाया जाएगा और जो गुनाह करता है उसको निश्चित रूप से सजा मिले, इसका इसके अंदर कठोरता के साथ प्रावधान किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तीनों कानून के कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारी न्याय प्रणाली
विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होगी, टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग होगा। लगभग 89 देशों की न्याय प्रणाली का एक विद्यार्थियों के रिसर्च ग्रुप ने अभ्यास कर वो सब में टेक्निक का जहां जहां उपयोग किया है, उसको कानूनी आधार देकर इस कानूनों के अंदर हमने समावेश किया है। और सबसे बड़ी बात है, इस कानून को हमने भारतीय दृष्टिकोण से बनाया है। पहले जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उसको अंग्रेजों ने अपने शासन को लंबा चलने के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बनाया है। ये कानून नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपकी चुनी हुई सरकार ने आपके लिए बनाए हैं। ये कानून बनाने का मकसद भारत के नागरिक का शरीर, संपत्ति और संविधान दत्त जितने भी अधिकार है, जो उसका सम्मान है, इसकी सुरक्षा करना है। पुराने जो कानून थे, इसका मकसद अंग्रेज सरकार को लंबा शासन कराना और उनकी संपत्ति की रक्षा करना था। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नाम पर से ही आपको मालूम पड़ता है कि दंड नहीं, पिनल नहीं, न्याय देना है। सीआरपीसी सिर्फ प्रोसीजर नहीं है, अब नागरिक की सुरक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी बना है। और मैं मानता हूं कि हमारी न्याय यात्रा का ये एक प्रकार से स्वर्णिम अवसर बनने वाला है। ये बदलाव अब कागजी नहीं रहा है। एक साल के अंदर कई सारे फॉलोअप के काम कर मैं आगे बताऊंगा, लाखों लोगों का ट्रेनिंग हुआ है। टेक्नोलॉजी पर भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने हजारों करोड़ रुपया खर्च करा है और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के एक स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं जहां सफलता बहुत नजदीक है। आज यहां पर बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के अधिनियमों पर एक हैंडबुक उसको लोकार्पण किया गया। मेरा आग्रह है बीपीआरएनडी से कि इसको हिंदी बहुत जल्दी से कर लिया जाए, देरी नहीं लगानी चाहिए और फिर भारत की सारी भाषाओं में भी इसका अनुवाद करा लेना चाहिए। ट्रेनिंग डायरेक्टरी और 50 सक्सेस स्टोरी को यहाँ पर एक पुस्तक में संकलित कर लिखा गया है। मित्रों, मैं तो नियमित रूप से चुने हुए गृह मंत्रियों से बात करता हूं। सक्सेस स्टोरियां अनेक हैं और छोटे छोटे केस से लेकर डबल मर्डर तक के केस के अंदर 3 माह के अंदर सजा देने का काम ये नए आपराधिक कानून और टेक्नोलॉजी के उपयोग से हो गया है, क्योंकि हमने 7 साल और इससे ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर एफएसएल को कंपलसरी कर दिया है। नफीस का उपयोग भी अब बहुत अच्छे तरीके से होने लगा है। पॉस्को के केस में डीएनए का मिलान गुनाह करने वाले को किसी भी तरह से छूटने की रजा नहीं देता है और डिजिटल जब्ती के लिए भी और डिजिटल आरोप मतलब गुनाहों के लिए भी कई सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने किया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त न्याय संगत शासन का एक स्वर्णिम कालखंड अब आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में शुरू होने वाला है और हम सब के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है। जैसा मैंने कहा, 1 साल के अंदर एक प्रकार से 14,80,000 पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग हुई, 42,000 जेल के कर्मचारियों की ट्रेनिंग हुई है, 19,000 से ज्यादा न्यायिक अधिकारियों की ट्रेनिंग हुई है और 11,000 से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग हुई है।
लगातार रिव्यू बैठकें हमने एक साल में की है। 100% 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्षमता निर्माण का काम 100% पूरा किया है और बाकी सारे राज्यों में 80% तक हुआ था। जब मैंने रिव्यू करा, शायद आज हो गया होगा। इसमें कई सारी अधिसूचनाएं न्यायालयों पर भी लंबित रहती है, फिर भी 11 राज्य और यूटी में ई साक्ष्य इसकी अधिसूचना पारित कर दी गई है। 11 राज्य और यूटी में ई समन इसकी भी अधिसूचना पारित की गई है। 6 राज्यों में न्याय श्रुति इसकी अधिसूचना पारित हो गई है और 12 राज्यों में सामुदायिक सेवा की अधिसूचना पारित कर दी गई है। एक प्रकार से इसको न्यायालय तक लॉजिकल एंड पर ले जाने का काम लगभग 60% समाप्त हुआ है और हमारा विभाग, गृह विभाग लगातार सुप्रीम कोर्ट के साथ संपर्क में है। इसका फॉलोअप डे टू डे चालू है। मुझे विश्वास है कुछ ही महीनों में हम इसमें 100% सिद्धि हासिल कर लेंगे। मित्रों, जब कानून का इम्प्लीमेंटेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि तीनों कानून में बहुत परामर्श कर छोटे छोटे छिद्रों को भरने का काम किया है। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, इनके साथ चर्चा करने के अप्रोच से ढेर सारा काम किया। गृह मंत्रालय में सिर्फ मेरे स्तर पर 160 बैठकें हुई है। कई बैठकें हमारे अधिकारियों ने मुझसे कई गुना ज्यादा बैठक इन्होंने की है। 2019 में ही हमने सभी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल और विधि विश्वविद्यालयों को सुझाव मांगे थे। 21 में सभी संसद सभ्यों के सुझाव मांगे गए और बीपीआरएनडी ने देश के सभी आईपीएस अफसरों से भी सुझाव मांगे हैं और हमने एक कमेटी गठित कर एक एक धारा को पढ़कर हमने आए हुए सभी सुझावों पर विचार किया है और एक कानूनों को अमली जामा पहनाने का काम किया है। ये 3 नए आपराधिक कानून अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अप्रोचेबल तो होंगे ही, इसके साथ प्रक्रियाओं को सरल, सुसंगत और पारदर्शी भी बनाएंगे। अब कोई ऐसा नहीं कह पाएगा थाने पर कि किसी का परिजन अगर थाने में है तो जाओ भाई परसों जांच करना, दिनों तक उसको पुलिस पकड़कर नहीं रख सकती। वहां पर एक ई रजिस्टर लगाना पड़ेगा जिस पर जितने लोग हिरासत में है उसकी लिस्ट होगी और 24 घंटे में उनको न्यायालय के सामने उपस्थित कर देना पड़ेगा। इसके अलावे नागरिक जो फरियाद करेगा उसको उसकी रिसीट भी मिल जाएगी। ई एफआईआर का भी प्रावधान किया है, 0 एफआईआर का भी प्रावधान किया है और 90 दिन में आपकी कंप्लेन का क्या हुआ इसका रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए, इस प्रकार के हमने इसके अंदर प्रावधान किए हैं। मित्रों, इनके अंदर बच्चों और महिलाओं के अपराधों पर एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। आतंकवाद की इतने वर्षों के बाद पहली बार व्याख्या की गई है। संगठित अपराध को भी व्याख्यायित कर कठोर दंड का प्रावधान किया है। 90 दिन में, जैसे मैंने कहा, आपके केस की मीमांसा आप तक पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था की है। ई साक्ष्य पोर्टल और वीडियो कॉन्फ्रेंस, तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर एफएसएल का रिपोर्ट ऑनलाइन, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायालय ऑनलाइन एक ही समय पर मिल जाएगा। इससे बहुत अच्छी सरलता होगी। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का भी हमने नया प्रावधान किया है जिससे सजा कराने के दर में बड़ी वृद्धि हो पाए। मित्रों, मेरा आप इस सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं सबसे आग्रह है कि इस प्रदर्शनी को न्याय के साथ जुड़े हुए सभी लोग देखें, इसकी चिंता करना चाहिए। और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में
हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन और उनका फॉलोअप करने की, नीचे तक चीजों को पहुंचाने की जो उनकी कार्य पद्धति है, इसके कारण भारत भर के पुलिस को अब हम एक स्टेज आगे टेक्नोलॉजी से सज्ज कर रहे हैं। CCTNS के द्वारा 100% पुलिस स्टेशन अब ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। 22,000 अदालतें ऑनलाइन जुड़ चुकी है। ई प्रिजन में 2 करोड़ से अधिक कैदियों का डेटा उपलब्ध है। 1361 जेलों में ई प्रिजन लागू हो चुका है। ई प्रोसिक्यूशन लगभग 1,93,00,000 अभियोजन का डेटा 36 राज्य और यूटी में ऑनलाइन हो चुका है। 1,14,00,000 फिंगरप्रिंट्स का डेटा नफीस पर उपलब्ध है। IMOT UAPA के टेररिज्म से जुड़े हुए 24,000 आतंकवादी घटनाओं के 13,000 आतंकवादी घटनाओं का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। निदान पोर्टल पर 8 लाख नार्कोटिक्स के केस का डेटा उपलब्ध है। क्राइम मैक में लगभग अब तक 21 लाख अलर्ट जनरेट हो चुके हैं और 41 लाख फॉरेंसिक्स नमूनों की जांच का डेटा भी अब ऑनलाइन उपलब्ध है और ह्यूमन ट्रैफिकर का डेटा भी 3,62,000 का उपलब्ध है। ये सारे डेटा अभी तो एक साइलो में है। गृह मंत्रालय इस पर कवायद कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो ये सारी चीजों को एक डेटा दूसरे डेटा से बात करता हो और ये पुलिस थाने तक इसके विश्लेषण, इन्वेस्टिगेशन के लिए उपलब्ध हो। मित्रों, आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक अलग एरा में पहुंचेगी और इससे निश्चित रूप से FIR कर क्या फायदा, ये जो भाव खड़ा हुआ है, इसकी जगह FIR करेंगे तो तुरंत न्याय मिलेगा, ऐसा विश्वास बनाने में हमें निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। और ये पूरी प्रक्रिया अकेले पुलिस, देश भर की राज्यों की पुलिस और भारत सरकार का गृह मंत्रालय नहीं कर सकता। इसमें जब तक जनता को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं मिलती है, जागरूकता नहीं आती है, तब तक तंत्र पर दबाव खड़ा नहीं हो। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमने तय किया है कि ऐसी हर राज्य में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी और फिर राज्य भी इसको नीचे तक अपनी अपनी भाषाओं में कैरी करेंगे। इससे एक इस प्रकार की जागृति लाए जिससे इसके इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी सरलता हो जाए। आने वाले दिनों में जब भी इसका कोई विश्लेषण, रिसर्च करने वाली टीम करेगी, तब मैं मानता हूं कि ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाएगा। इसमें मेरे मन में कोई संशय नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अधिकार को जुड़ने वाली चीज, हर व्यक्ति को अपने अधिकार की रक्षा करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। और उसको पारदर्शी बनाना, इसको लोक उपयोगी बनाना और समयबद्ध तरीके से न्याय देना, इससे बड़ा कोई रिफॉर्म हो नहीं सकता। और टेक्नोलॉजी के उपयोग की भी मैं निश्चित रूप से बात कर सकता हूं। किसी भी प्रकार के कानून में जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग कानूनी तरीके से शामिल किया गया है, इससे हमारी ये तीनों संहिता में सबसे ज्यादा है, इसका मुझे विश्वास है। आज मैं दिल्ली सरकार को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली का एक प्रॉब्लम भी है। वैसे तो गृह मंत्रालय भी यहाँ है, दिल्ली सरकार भी यहाँ है, तो गृह मंत्रालय की सबसे ज्यादा कठोरता दिल्ली प्रशासन के साथ ही होती है और एक प्रकार से गृह मंत्रालय के अंडर भी आते हैं। मगर मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, सभी राज्यों में सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन और सबसे जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हमारी दिल्ली सरकार ने किया है। उपराज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के लिए जोर से ताली बजाकर इन तीनों का हम सब समर्थन करें। और फिर से एक बार मैं आग्रह करता हूं, नीचे
प्रदर्शनी में एक एक सेल्फी लेकर इसको सोशल मीडिया के अंदर वायरल करिए। जरूरत पड़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो 6 तारीख से भी ज्यादा लंबा कर लोगों को दिखाएंगे, परंतु जागरूकता बहुत जरूरी है। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकार। तो नए आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरा होने पर गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन अभी आप सुन रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए जल्दी से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। फिर से मैं दुष्यंत नागर जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जितनी बातें यहाँ पर बोली गई हैं वो तो चलिए आरजेडी की लाइन थी जी, लेकिन नुकसान तो आपको भी होगा ना इसका। तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं, खामियाजा किस किस को भुगतना होगा? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने एक अपने अल्प कार्यकाल में जो वो सरकार में सहयोगी रहे, उप मुख्यमंत्री के रूप में 15 लाख नौकरियां देने का काम किया, कास्ट सर्वे कराने का काम किया। मैं हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनसे पूछना चाहता हूं, भाई आपने कितने लोगों को नौकरियां दी? 15 लाख नौकरी कब दी? 15 लाख नौकरियां उस कार्यकाल में दी गई जिसमें श्री तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में दे दी गई कार्य कर रहे मतलब थे। मिल गई लोगों को 15 लाख उन्होंने नौकरियां। पटना के इसी गांधी मैदान पे, जिसके ऊपर पूरी चर्चा चल रही है, वहां पे सभा का आयोजन करके लाख लाख बंदे को एक दिन में या दे दी थी, दोनों में अंतर होता है। दे दी गई। उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है। कितना झूठ बोला जा रहा है और कितना झूठ परोसा जा रहा है, बता दीजिए। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, चैलेंज मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए। आप 15 लाख छोड़िए, बता दीजिए, आप 15 लाख छोड़िए। मैं कह रहा हूँ मेरा, अरे सुनो ना, सुनो एक बात सुनो, 15 लाख छोड़ो, आप मुझे 15 लोग ऐसे खड़े कर दो जिनको जमीन के बदले में नौकरी ना दी गई हो। सर मैं बाहरी गिनवाऊंगा। आपको 15 लाख छोड़ो। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे उस वक्त, तो अनुप्रिया जी 15 लाख नौकरियों की घोषणा हुई थी या बांट दी गई थी नौकरियां, दे दी गई थी? आ रही हूँ रुके। हाँ अनुप्रिया जी। रीमा जी, मैं दुष्यंत नागर जी को बहुत ही बुद्धिजीवी मानती हूँ और मैं मानती हूँ कि उनके पास में ज्ञान बहुत है, इसलिए राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में बैठे हैं। लेकिन आपसे यह उम्मीद नहीं थी दुष्यंत जी कि आप एक चापलूसी करेंगे किसी दल, क्योंकि आप पढ़े लिखे एक वक्ता हैं। आपको पता है कि एक राज्य का मुखिया होता है, वह तय करता है कि किस विभाग में कहां कितने सीट वैकेंट है और नियुक्ति। मैडम मैंने राज्य के मुखिया का अनादर नहीं किया। अरे सुनिए भाई, मैं सम्मान करता हूं नीतीश कुमार जी का, और उनका भी श्रेय बराबर है नौकरियों में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 के चुनाव में कहा कि बिहार वासियों से वादा किया कि हम 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार देंगे। पहली बात, जो आप 15 लाख की बात करें, एकदम फेक है वो, क्योंकि अभी तक हमने जो टारगेट पूरा किया है वो 9,35,000 है नौकरी, और जो रोजगार है वो 24 लाख है। आप यहीं पे झूठ साबित है। मंच या इसलिए नहीं मिला है, सुनिए पहले। रोजगार 15 लाख नौकरियां मिल गई है, आपने ये कहा। झूठ नहीं बोलिए, प्लीज झूठ मत बोलिए। नहीं झूठ नहीं बोल रहा मैं, और मैं कभी मैडम आप बिल्कुल भरोसा रखिए, मैं कुछ राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए झूठ नहीं बोलता। नहीं प्लीज, 15 लाख आपने अपने पूरे समय का दुरुपयोग किया है अपने स्वार्थ को निहित करने, अपने बातों को रखने के लिए। अब मुझे बोलने दीजिए। बिहार के आप जिस सहयोगी जिस दल की आप चापलूसी कर रहे हैं, मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगी, आरजेडी की, जिस पे बात हम कर रहे हैं वक्फ बिल पे। जब मौका मिला था जेपीसी में, आप ये बता दीजिए ना कि आरजेडी ने क्या कहा, तेजस्वी यादव जी ने क्या कुछ प्रस्ताव को रखा? क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई प्रस्ताव रखा? नहीं रखा। जेपीसी जैसे महत्वपूर्ण बैठक, मनोज झा जी ने ट्विटर पे ट्वीट में वो मेल करके क्या होता है, बैठक में आप क्या करने गए थे? चाय पीने गए थे। उत्पल भल्लभ जी बोलिए। चाय पीने गए थे आप। उत्पल भल्लभ, आपने एक भी प्रस्ताव नहीं रखा। खुला मंच मिला, आपको भीड़ मिली अल्पसंख्यकों की, तो आपने क्या किया?
उस भीड़ का इस्तेमाल करके राजनीतिक मंच बना दिया। लेकिन मैं एक बात याद देना चाहती हूँ पूरे बिहार वासियों को, सुनिए प्लीज उत्पल जी सुन लीजिए, लगातार अरे उत्पल जी एक सेकंड, उत्पल जी वो पोल खोल रही है, मुझे उसी पर जवाब लेना है भाई, रुकिए एक मिनट। उत्पल जी आ रही हूँ आपके पास, बोलिए। हम जनता दल यूनाइटेड नहीं, रीमा जी इनके माइक ऑफ कीजिए, मुझे वर्सेस अभी नहीं करना है क्योंकि मैंने अपनी बातों को रखा ही नहीं। मुझे लगता है कि यह मंच बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे इन लोग आकर के चिल्लम चिल्ली करें। देखिए जब बात इन लोगों के अकलियतों की होती है, मुसलमानों की होती है, तब ये क्या करते हैं। जब कांग्रेस का शासन काल था, भागलपुर की दंगा हुई, भागलपुर में जो दंगा हुआ उसके जो आरोपी थे उसको आरोपी को सजा मुक्त करने वाले कौन थे? आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। मैं आरोपी का नाम भी ले लेती हूँ, कामेश्वर यादव, ठीक है। और भागलपुर के दंगा के केस को बंद कर दिया गया आरजेडी के द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में उस केस को रीओपन कर करके जो भी आरोपी थी उनको सजा दिलाया। और जो पीड़ित था, सुन लीजिए रीमा जी, जो पीड़ित परिवार था उनको उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सहयोग राशि दी, पेंशन दी। यह होता है अकलियतों की। अब सुनिए बिहार में जो एक क्विक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं, वक्त कम बचा है। अनुप्रिया जी आपकी बात आ गई, एक क्विक रिएक्शन सबसे लेते हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं। मेरा समय में दे दीजिए आप अनुप्रिया जी को, सबसे कम बोलिए। 1 मिनट और मुझे बोलिए, कंप्लीट कीजिए। बिहार में जो दंगा होता था, मस्जिदों को घेराबंदी नहीं होती थी, आप कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंदिर मस्जिद सभी की घेराबंदी की। और आप जो वक्फ की बात कर रहे हैं, वक्फ जो डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री जी ने ऐसे तमाम मदरसा हो, चाहे वो जितने भी कम्युनिटी हॉल हो, जिसमें रोजगार हो सके, शिक्षा मिल सके, मुसलमान भाइयों बहनों की आर्थिक रूप से मजबूती के लिए, छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास योजना है। ये बिहार में हम कभी भी रीमा जी वोटरों की चिंता नहीं करते, ठीक है। हम हमेशा कार्य करते हैं, सभी का सम्मान, सभी का विकास। ठीक है, जवाब समीकरण की बात करके इसी पॉइंट पर उत्पल वल्लभ जी जवाब दीजिए, इसी पॉइंट पर जवाब दीजिए उत्पल जी। बिल्कुल पॉइंट पे ही बात रखूंगा। अनुप्रिया बहन बता रही थी नौकरियां की बात। माननीय तेजस्वी जी जब विपक्ष में प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, अपने शासन काल में मुसलमानों को क्या दिया इतना बताइए। नौकरी का झूठ तो बोलिए मत। वो नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी के कलम से दिया गया बिहार के वासियों को। आपने जमीन के बदले नौकरी लिया। अब बस मेरा सवाल का जवाब दीजिए, झूठ तो बोलना बंद कीजिए। कुछ नहीं जानते हैं ये लोग, चुप रहिए, इनको उसको क्यों म्यूट कर दिया? चुप है, चलिए बोलिए, चुप है वो, बोलिए जल्दी अपनी बात रखिए वल्लभ जी। तो जब नेता प्रतिपक्ष में थे माननीय तेजस्वी जी, उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षक गण है उनका सरकारीकरण किया जाए। तब ये कहते थे पैसा कहां से लाओगे, बात कहां से लाओगे? नहीं, पॉइंट ये था कि 15 लाख नौकरियां दी गई या नहीं दी गई, ये सवाल था ना। 15 लाख नौकरियां तेजस्वी जी ने दी या नहीं दी? लेकिन अब तेजस्वी जी 17 महीने में आ रहे, यही नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के जबरदस्ती आप थोड़ा धीरे बोलिए, आपकी आवाज क्रैक हो रही है, धीरे बोलिए। चिल्लाइए, चिल्लाने से सच नहीं हो जाएगा, झूठ झूठ होता है। झूठ को हमेशा शोर की जरूरत होती है। शोर में गठबंधन का एकमात्र लक्ष्य है रोजगार। तुषार जी आपने गलत फिगर दी, आपने गलत फिगर दी ना। मैं बताता हूँ क्या गठबंधन कोई फिगर आई नहीं अभी तक। देखिए सुन लीजिए, बिल्कुल अनुप्रिया जी ने कहा जो आंकड़ा दिया 15 लाख नहीं है, 15 लाख रोजगार, वो भी 9 लाख से ज्यादा है। 9 लाख नौकरियां, 6 लाख रोजगार। लेकिन मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं, कैसे दिए 6 लाख रोजगार? ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो गठबंधन कार्य कर रहा है, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन का लक्ष्य है लोगों को नौकरियां मुहैया कराना। मूल बात है कि देश को, बिहार को ये शरीयत से चलाएंगे या बाबा साहब जी के संविधान से चलाएंगे? पर आते हैं रोजगार से, युवाओं को रोजगार देकर, शरीयत की बात क्या हो रही है? माता बहनों की, बेटियों की सुरक्षा करके शरीयत की बात क्या हो रही थी?
वहाँ पर हुई रोजगार की बात, वहाँ करी रोजगार की बात। आपने तो बात सिर्फ शरीयत नहीं करी, आपने कहा मैं वक्त के एक्ट को कूड़े की टोकरी में फेंक दूंगा। मतलब मैं संविधान पे विश्वास नहीं करता, बाबा साहब जी के बनाए हुए संविधान में विश्वास नहीं करता। जो संविधान पार्लियामेंट में पास किया उसको कूड़े की टोकरी में फेंक दूंगा, यही तो कहा तेजस्वी यादव ने। अरे जेपीसी में जब बोलना था, पूरे बिहार को लूटा, आपने पूरे जेपीसी में जब आपको बोलना था, दुष्यंत जी के घर में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, वो बढ़िया 150 नहीं कोई बंगला नहीं लिया। आपने क्यों नहीं कहा है बंगला? नहीं है, नहीं है। आपके कहने में थोड़ा है, वो जवाब उनको देना। फाइनल कमेंट वल्लभ जी, क्या शरिया और जिसकी बात हो रही है पाकिस्तान की बात, ये सब अब बिहार के चुनाव में ओवरलैप हो गया है क्या? यही मुद्दा रहेगा क्या बिहार के चुनाव में? हाँ रीमा जी, हाँ रीमा जी, एक बात पूछता हूं मैं, क्या मंत्री नौकरी देता है? मंत्री नौकरी कैसे मिलती है? प्रक्रिया नौकरी नहीं देते क्या? क्या मंत्री नौकरी नहीं देते क्या? जबरदस्ती की वकालत क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप लोग नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, आप लोग नौकरी के बदले जमीन लेते हैं। वल्लभ जी, आप लोग नौकरी के बदले जमीन लेते हैं। बिहार में चलिए, वक्त की बाधा है मेरे पास। ये इसी सवाल के साथ आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए सवाल यही खड़ा होता है कि जब बिहार के चुनाव में मुद्दों की भरमार है, तो उस बीच शरिया, वक्फ और खासकर पाकिस्तान की जो एंट्री हुई है वो कितनी दूर तक जाएगी। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।